गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं उत्तर प्रदेश के नए लेक्चर के साथ इससे पहले उत्तर प्रदेश में हमने क्या क्या करा दिया, उत्तर प्रदेश का जो भूगोल पढ़ाया जा रहा है उसमें क्या क्या करा चुका हूँ। तो उत्तर प्रदेश के भूगोल में मैंने अब तक आपको जो है एक तो भाबर एवं तराई क्षेत्र कराया, मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र कराया और उसके अलावा मैंने बुंदेलखंड कराया, यानी आपका उत्तर प्रदेश के भौतिक प्रदेशों के बारे में करा दिया। उसके अलावा नेक्स्ट मैंने उत्तर प्रदेश की मृदा के बारे में आपको पढ़ाया था और उत्तर प्रदेश की मृदा के बारे में मैंने आपको इससे पहली वीडियो में बताया था कि उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है। जैसे जो पर्वतीय क्षेत्र है या जिसको आप गिर पाद्य क्षेत्र भी कह सकते हो, इसमें आपका कौन सी मृदा पाई जाती है। तो इसमें पाई जाती है आपका भाबर एवं तराई पाई जाती है, मैंने बता दिया था आपको। और भाबर में मैंने आपको बताया था कि भाबर वाली जो होती है वो कौन सी होती है, तो ये होती है कंकरीली। और कंकरीली के साथ साथ क्या होती है, तो कंकरीली के साथ साथ होती है पथरीली। ठीक है, ध्यान रखना। उसके अलावा तराई वाले में मैंने आपको बता दिया था कि ये नमी युक्त होती है नहीं, इसमें उपजाऊता थोड़ी सी बेटर होती है, ये मैंने आपको बता दिया था। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कपास और जौ की खेती बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है इस वाले क्षेत्र में, तराई वाले क्षेत्र में, है नहीं, और बाढ़ वाड़ भी आती है, ये बता दिया था। उसके अलावा हमारा अगला क्षेत्र बताया था मैंने आपको मध्यवर्ती क्षेत्र, या इसे हम बोल सकते हैं गंगा प्लस यमुना का दुआब। गंगा प्लस यमुना का दुआब, गंगा प्लस यमुना का दुआब वाला क्षेत्र होता है, या गंगा प्लस यमुना का मैदानी क्षेत्र भी बोल सकते हैं हम। इसमें मैंने आपको खादर के बारे में पढ़ा दिया था, बांगर के बारे में पढ़ा दिया था। बात आती है लवणीय मृदा की या क्षारीय मृदा की, तो मैंने पढ़ा दिया। यानी आपका जो बांगर वाली मृदा होती है, बांगर वाली मृदा में जो आपका फर्टिलाइजर यानी उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है जब जल निकासी की समस्या आ जाती है, जब बरसात का मौसम आता है, वर्षा ऋतु का मौसम आता है ना, तो इस बांगर मृदा में जो है वो जल भर जाता है, जल निकासी की समस्या हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ का किसान बहुत ज्यादा उर्वरकों का यूज करता है, बहुत ज्यादा फर्टिलाइजरों का यूज करता है। और फर्टिलाइजर की वजह से क्या होता है कि इस मृदा में, बांगर मृदा में जब पानी की कमी होती है, बाष्पीकरण होता है, तो पपड़ी जम जाती है। ठीक है, तो वो जो पपड़ी होती है तो किसान उसको ऐसे ही जोत देता है। ठीक है, अब ये तो है नहीं कि किसान उस पपड़ी को उठाता फिरेगा, साफ करता फिरेगा, ऐसा तो है नहीं। वो एक साथ ही क्या कर देता है, एक साथ ही उसको जोत देता है। तो वो जो मृदा होती है उसको ऊषर मृदा बोला जाता है। बात आती है भूड़ मृदा। तो भूड़ मृदा के बारे में समझो, अब मैं समझा दूं थोड़ा सा आपको भूड़ मृदा के बारे में क्या ध्यान रखना है। तो भूड़ मृदा में आपको क्या ध्यान रखना, भूड़ मृदा किस मृदा को कहते हैं। तो भूड़ मृदा जो होती है ना, भूड़ मृदा वो मृदा होती है जो आपको मैं बताऊं नदियों के क्षेत्रों में पाई जाती है। कहां पे पाई जाती है, नदियों के क्षेत्र में। ठीक है, नदियों के क्षेत्र में पाई जाती है। और 10 से 12 फीट, 10 से 12 फीट ऊंचे, 10 से 12 फीट ऊंचे, ध्यान रखना, 10 से 12 फीट ऊंचे टीले नुमा, 10 से 12 फीट ऊंचे टीले नुमा आकृति क्या कहलाती है, तो 10 से 12 फीट ऊंची टीले नुमा आकृति जो है वो भूड़ मृदा कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो नदियों के तटवर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है, 10 से 12 फीट ऊंची टीले नुमा आकृति होती है। और आपको ध्यान रखना है कि ये जो होती है ये आपका नमी युक्त पाई जाती है। सीधा सा क्वेश्चन यही ध्यान रखना है, ये आपको नदियों के क्षेत्र में देखने के लिए मिलेगी, जैसे आपको गंगा में देखने के लिए मिलेगी, यमुना के क्षेत्र में देखने के लिए मिलेगी, रामगंगा के क्षेत्र में देखने के लिए मिलेगी, रामगंगा में देखने के लिए मिलेगी। तो गंगा में देखने के लिए मिलेगी, यमुना में और रामगंगा में। और जो आपका गंगा, रामगंगा या फिर आपका यमुना के आसपास के जो जिले होंगे ना, वहीं पे ये भूड़ मृदा देखने के लिए मिलेगी। और आपको मैं बता दूं गंगा, यमुना और रामगंगा ये सब कहाँ देखने के लिए मिलता है, तो ये सब आपका मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में देखने के लिए मिलता है। तो मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में देखने के लिए मिलता है। स्पेशल जिले भी होते हैं कुछ, जैसे मान लो आपको बिजनौर में देखने के लिए मिल जाएगी, आपको मुरादाबाद में देखने के लिए मिल जाएगी, आपको ये जो है बिजनौर मुरादाबाद, उसके अलावा रामपुर में देखने के लिए मिल जाएगी, आपको बरेली वाले क्षेत्र में देखने के लिए मिल जाएगी। ये आपको कुछ जिले आपको ध्यान रखने हैं। तो भूड़ मृदा के बारे में इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, बस आपसे यही पूछा जाता है कि नदियों के तटवर्ती क्षेत्रों में, तो नदियों के क्षेत्रों में जो 10 से 12 फीट आपका ऊंची टीले नुमा आकृति होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं भूड़ मृदा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं बेटा। देखो, तो लवणीय हो गया, ये हो, क्षारीय हो गया, बांगर हो गया, खादर हो गया। बात आती है काली मृदा की।
तो काली मृदा के बारे में आप समझो, काली मृदा के बारे में दो चार बातें आपको समझनी है। जैसे काली मृदा है तो सबसे पहला क्वेश्चन तो क्या होना चाहिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि काली मृदा का जो रंग है वो काला किस कारण से है। तो काली मृदा का रंग काला किस वजह से है। तो एक तत्व पाया जाता है और उस तत्व का नाम होता है टिटानीफेरस। क्या होता है वो, टिटानीफेरस। तो टिटानीफेरस की वजह से ही जो है वो काली मृदा का रंग कैसा होता है, काली मृदा का रंग जो होता है वो काला होता है। ठीक है, ध्यान रखना। अब काली मृदा के बारे में ध्यान रखना, इसे उत्तर भारत में अलग और दक्षिण भारत में अलग कहा जाता है। कैसे, इस तरीके से समझो, जैसे ये इंडियन मैप है, ठीक है, बीच में यहाँ पे एक पहाड़ी है और बीच में यहाँ पे जो एक पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम क्या है, तो इस पहाड़ी का नाम है बेटा विंध्याचल। क्या है ये, विंध्याचल। इस विंध्याचल से ऊपर वाला क्या है, तो ये ऊपर वाला है उत्तर भारत, और ये जो नीचे वाला है ये क्या है, तो ये नीचे वाला है दक्षिण भारत। ये कैसा भारत है, दक्षिण भारत है। तो काली मृदा के दो नाम है, इसे उत्तर भारत में अलग नाम से जाना जाता है, दक्षिण भारत में अलग नाम से जाना जाता है। उत्तर भारत में आपको ध्यान रखना, उत्तर भारत में इसको कहते हैं रैगुर मृदा, काली मृदा को क्या कहते हैं, रैगुर मृदा। और दक्षिण भारत में क्या कहते हैं इसको, तो दक्षिण भारत में इसको कहते हैं करेल मृदा। क्या कहते हैं इसको, करेल मृदा। तो अगर आपसे काली मृदा के बारे में क्वेश्चन बन जाए कि उत्तर भारत में क्या कहते हैं, तो उत्तर भारत में कहते हैं बेटा रैगुर। क्या कहते हैं, रैगुर। और अगर आपसे पूछे कि दक्षिण भारत में क्या कहते हैं इसको, तो दक्षिण भारत में कहते हैं करेल। दक्षिण भारत में क्या कहते हैं, करेल। तो एक बार क्वेश्चन आया कि काली मृदा को उत्तर प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, तो काली मृदा को उत्तर प्रदेश में जो है वो रैगुर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उत्तर भारत में है उत्तर प्रदेश तो, और उत्तर भारत में काली मृदा को कहा जाता है रैगुर मृदा। ठीक है, ध्यान रखना। उसके अलावा ध्यान रखना कि काली मृदा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी रखा गया है, हाँ रखा गया है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या कहते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कहते हैं इसको चार नोजमा। क्या कहते हैं, चार नोजमा। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको चार नोजमा कहते हैं। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है, क्या काली मृदा जो है किसी अन्य नाम से भी जानी जाती है, हाँ। तो काली मृदा के अंदर कपास की खेती बहुत ज्यादा अच्छी होती है, इसलिए काली मृदा को कपासी मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा में गन्ने की खेती भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, गन्ना और कपास की खेती बहुत ज्यादा होती है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना, जो काली मृदा है, काली मृदा के अंदर आपको मैं बता दूं, काली मृदा महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा पाई जाती है। कहां पे पाई जाती है, महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा मात्रा में काली मृदा पाई जाती है। और काली मृदा में प्याज की खेती भी बहुत ज्यादा क्या होती है, अच्छी। ध्यान रखना, प्याज की खेती भी कैसी होती है, प्याज की खेती भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। और प्याज की खेती सबसे ज्यादा कहां होती है, काली मृदा में। तो काली मृदा के अंदर सबसे ज्यादा प्याज की खेती महाराष्ट्र में होती है। ठीक है, ध्यान रखना। और महाराष्ट्र को ध्यान रखना है, महाराष्ट्र को जीआई टैग भी मिल चुका है, महाराष्ट्र को जीआई टैग भी मिल चुका है प्याज की खेती के मारो। ठीक है, ध्यान रखना है, बात समझ में आ रही होगी आपको। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि काली मृदा के अंदर जो है ना वो खट्टे पदार्थों की खेती बहुत ज्यादा होती है। किसकी, खट्टे पदार्थों की खेती। तो खट्टे पदार्थों की खेती भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, ध्यान रखना। और खट्टे पदार्थों में आपको ध्यान रखना, कय की खेती अच्छी होती है, जैसे आपका संतरा हो गया, जैसे नींबू हो गया, जैसे आंवला हो गया, नींबू हो गया, आंवला हो गया, संतरा हो गया। और उसके अलावा जैसे मान लो अंगूर में आ गया, अंगूर, ये आपका ध्यान रखना है। तो संतरा हो गया, नींबू हो गया, आंवला हो गया, अंगूर हो गया, इमली वगैरह, यानी जितने भी खट्टीय पदार्थ होते हैं सारे के सारे काली मृदा में बहुत ज्यादा क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। और महाराष्ट्र में काली मृदा बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखना। तो महाराष्ट्र में आपको एक ध्यान और रखना है कि जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का एक शहर है जिसका नाम है नागपुर।
कौन सा शहर है? नागपुर। तो नागपुर में क्या होता है? नागपुर में संतरा बहुत ज्यादा होता है और इसलिए नागपुर को क्या कहा जाता है? इसलिए नागपुर को ऑरेंज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए नागपुर को ऑरेंज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। और नागपुर में किसकी खेती होती है ज्यादा? संतरा। संतरा कैसा होता है? ऑरेंज। इसलिए नागपुर कैसी हो गई? ऑरेंज सिटी हो गई। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र। काली मृदा कहाँ पाई जाती है सबसे ज्यादा? महाराष्ट्र में। इसकी वजह से ये फेमस हुआ है। प्याज काली मृदा में बहुत अच्छी होती है। काली मृदा महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा अच्छी है। उत्तर भारत में रेगुर कहते हैं, दक्षिण भारत में करेल कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय चार नोजमा जो है इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कहा जाता है। कपासी मृदा भी कहा जाता है क्योंकि कपास की खेती बहुत ज्यादा अच्छी होती है। गन्ना बहुत ज्यादा अच्छा होता है। उसके अलावा दक्षिण भारत में करेल हो गया, उत्तर भारत में रेगुल हो गया। और काली मृदा का रंग काला होने का कारण क्या है? टिटानिफेरस। ध्यान रखना। उसके अलावा नेक्स्ट आप समझो क्या? उसके अलावा नेक्स्ट आपको समझना है कि जो काली मृदा है ना बेटा, इस काली मृदा का निर्माण दो कारणों से माना जाता है। महाराष्ट्र के अंदर दो वजह से जो है काली मृदा का निर्माण माना जाता है। वो महाराष्ट्र की वजह से मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वहां ऐसा रीजन बना है। बाकी देखा जाए तो काली मृदा बनने के दो ही रीजन है। सबसे पहला रीजन क्या है काली मृदा का? एक चट्टान होती है, चट्टान का नाम होता है वेसाल्ट चट्टान। कौन सी चट्टान है? वेसाल्ट चट्टान। जैसे ही वेसाल्ट चट्टान में अपक्षय की क्रिया होगी, तो जैसे ही आपको ध्यान रखना है वेसाल्ट चट्टान में अपक्षय की प्रक्रिया, तो जैसे ही आपका अपक्षय की प्रक्रिया होगी वेसाल्ट चट्टान में, तो यहां से एक मृदा का निर्माण होगा और उस मृदा का नाम क्या होगा? उस मृदा का नाम होगा काली मृदा। कौन सी मृदा होगी बेटा? वो काली मृदा। काली मृदा के बारे में यह भी कहा जाता है कि जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो ज्वालामुखी उद्गार से जितने भी आपके लावा वगैरह, मैग्मा वगैरह जो धरातल पे आते हैं, जो बहुत टाइम बाद जो जम जाते हैं, तो उसकी वजह से भी काली मृदा का निर्माण होता है। तो ध्यान रखना, इसलिए काली मृदा को जो है वो ज्वालामुखी निर्मित मृदा भी कहा जाता है। कैसी निर्मित मृदा? ज्वालामुखी निर्मित मृदा। तो ज्वालामुखी निर्मित मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा को ज्वालामुखी निर्मित मृदा भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ज्वालामुखी निर्मित मृदा कैसी हो गई? काली मृदा हो गई। और ज्वालामुखी से क्या आया? ज्वालामुखी से उद्गार हुआ, लावा आया, तो लावा निर्मित मृदा भी बोल दिया जाता है। क्या कहा जाता है? लावा निर्मित मृदा। तो लावा निर्मित मृदा काली मृदा, ज्वालामुखी निर्मित मृदा काली मृदा। वेसाल्ट चट्टान में कौन सी प्रक्रिया हुई? तो वेसाल्ट चट्टान में अपक्षय की प्रक्रिया हुई, बनी कौन सी मृदा? काली मृदा। ध्यान रखना है। काली मृदा को उत्तर भारत में क्या कहते हैं? रेगुर। रेगुर मतलब यूपी में क्या बोलेंगे इसको? तो यूपी में भी क्या बोल देंगे बेटा? यूपी में भी इसको बोल देंगे रेगुर। दक्षिण भारत में क्या बोलते हैं? दक्षिण भारत में बोलते हैं करेल। तो तमिलनाडु में क्या बोलेंगे इसको? तो तमिलनाडु में बोलेंगे इसको करेल। केरल में क्या बोल देंगे? करेल। और उसके अलावा आपका कर्नाटक में भी क्या बोल देंगे इसको? तो कर्नाटक में भी क्या बोल देंगे इसको? करेल। समझ में आ रहा है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या कहते हैं इसको? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कहते हैं चार नोजमा। ठीक है, ध्यान रखना। कपास बहुत ज्यादा अच्छा होगा, गन्ना बहुत ज्यादा अच्छा होगा, महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा पाई जाती है। महाराष्ट्र के नागपुर में संतरा बहुत ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए इसको ऑरेंज सिटी कहते हैं। जीआई टैग मिला है किसको? महाराष्ट्र की प्याज को मिला है। ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा एक क्वेश्चन और यहां से आपको ध्यान रखना है कि जैसे काली मृदा है, तो काली मृदा में जब आप पानी दोगे ना, तो पानी देने के बाद में जब कुछ टाइम बाद पानी जो है जो सूख जाता है ना, तो काली मृदा में दरारें सी पड़ जाती हैं। और वो दरारें ऐसी दरारें पड़ती हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे खेत जोत दिया गया हो, जुताई कर दी गई हो। तो इसलिए अगर आपसे पूछे कि स्वतः जुताई वाली मृदा किसको कहा जाता है, तो स्वतः जुताई वाली मृदा। तो स्वतः जुताई वाली मृदा, तो स्वतः जुताई वाली मृदा किसको कहा जाता है? तो स्वतः जुताई वाली मृदा काली मृदा कहलाती है। ध्यान रखना, इतनी डिटेल्स आपको काली मृदा के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है। चार नोजमा कहां बोला जाता है? अंतरराष्ट्रीय लेवल पे बोला जाता है। उत्तर भारत में क्या कहा जाता है? रेगुर। तो उत्तर भारत में जितने भी राज्य होंगे सबको क्या कहेंगे हम? रेगुर। सब में क्या कहेंगे? काली मृदा को रेगुर। दक्षिण भारत में क्या कहा जाता है इसे? करेल। तो दक्षिण भारत में जितने भी राज्य होंगे सब में हम क्या कहेंगे? करेल। उसके अलावा ध्यान रखना, यूपी में हम क्या कहेंगे? यूपी में हम कहेंगे करेल।
समझ में आ रहा है? यूपी में क्या कह देंगे हम, सॉरी गलत हुआ, एक मिनट, उत्तर भारत में हम क्या कहेंगे, रैगुर। तो उत्तर भारत में जितने भी राज्य होंगे, जैसे यूपी क्या कहेंगे हम, रैगुर। दक्षिण भारत में क्या कहेंगे, करेल। तो दक्षिण भारत में जितने भी प्रांत होंगे सब में क्या कह देंगे, करेल। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 4 नोजमा। कौन सी खेती अच्छी होती, खट्टे पदार्थों की। कौन सी और अच्छी होती है, कपासी। गन्ना अच्छा होता है। प्याज बहुत ज्यादा अच्छी होती है महाराष्ट्र आगे में, महाराष्ट्र की प्याज को जीआई टैग मिला हुआ। ऑरेंज सिटी नागपुर, नागपुर में संतरा होता है अच्छा, क्योंकि खट्टे पदार्थों के लिए भी अच्छी है। उसके अलावा ज्वालामुखी निर्मित मृदा किसे कहते हैं, उसके अलावा लावा निर्मित मृदा किसे कहते हैं, कौन सी चट्टान से इसका निर्माण हुआ, ये आपको ध्यान रखना। स्पेशल ये रहा महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, यहाँ ध्यान रखना। उसके अलावा उत्तर भारत में भी पाया जाएगा, उसके अलावा दक्षिण भारत में भी पाया जाएगा, केरल तमिलनाडु में भी पाया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? तो यहाँ तक आपको ध्यान रखना है। काली मृदा के बारे में मैंने आपको काफी चीजें बता दी। काली मृदा की इतनी डिटेल्स आपको याद रखनी ही रखनी है। ठीक है, तो काली मृदा में इतना आपको ध्यान रखना। उसके बाद आप बैक देखो यहाँ से, काली मृदा के बारे में हो गया। मरुस्थलीय मृदा में कुछ नहीं है। मरुस्थलीय मृदा वो मृदा होती है जो मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है, यहाँ पे जहाँ पे उपजाऊता कम होती है, पेड़ पौधे कम पाए जाते हैं, रेतीली कंकरीली मृदा होती है, और वहां पे खेतीबाड़ी करना भी जो है वो सही नहीं होता है, पानी वगैरह की कमी पाई जाती है। तो ऐसे क्षेत्र में आपका मरुस्थलीय मृदा होती है, और मरुस्थलीय मृदा के लिए भी उत्तर प्रदेश का आपको ध्यान रखना है, मध्यवर्ती क्षेत्र है। कार्ली वाली मृदा के लिए भी कौन सा है, मध्यवर्ती, यानी उत्तर प्रदेश में मध्यवर्ती क्षेत्र में पाई जाती है। अब बात आती है बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड में लाल को आपको ज्यादा ध्यान रखना। बाकी राकड़ पूछे तो बुंदेलखंड, पडवा पूछे तो बुंदेलखंड, पडवा, पडवा देखो ध्यान रखना, दो है, पडवा और पडवा एक ही बात है वैसे। पोंटा के बारे में पूछे तो बुंदेलखंड, और मार के बारे में पूछे तो बुंदेलखंड, राकड़ बुंदेलखंड। ठीक है, बात ध्यान रखना। अब लाल मृदा के बारे में देखो, 2-3 चीज मैं यहीं पे बता देता हूं। लाल मृदा के बारे में क्या ध्यान रखना, लाल मृदा के बारे में आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे कहे कि लाल मृदा का रंग लाल क्यों होता है, तो लाल मृदा का रंग लाल होता है फेरस ऑक्साइड के कारण। किसके कारण होता है बेटा, फेरस ऑक्साइड के कारण। तो फेरस ऑक्साइड के कारण लाल मृदा का रंग लाल होता है। उसके अलावा ध्यान रखना, लाल मृदा में कौन सी खेती की जाती है, तो आपको ध्यान रखना तिलहन की खेती करी जाती है। तिलहन की खेती बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तिलहन की खेती कौन सी खेती होती है आपको, जिसमें तेल की प्राप्ति होती है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना, इसमें दलहन की खेती बहुत ज्यादा अच्छी होती है। और दलहन की खेती कौन सी खेती होती है, तो दलहन की खेती वो खेती होती है जिसमें बहुत ज्यादा दालें मिलती हैं, दालें बनती हैं। लाल मृदा ध्यान रखना, फेरस ऑक्साइड में क्या होता है, फेरस ऑक्साइड की वजह से लाल होती है। उसके अलावा लाल मृदा का निर्माण कैसे होता है, तो आपको ध्यान रखना ग्रेनाइट और नीस की चट्टान। तो ग्रेनाइट और नीस की चट्टान में क्या होगा, ग्रेनाइट एवं नीस की चट्टान में अपक्षय होगा, और अपक्षय से क्या बनेगी, अपक्षय से बनेगी लाल मृदा। अपक्षय से क्या बनेगी, लाल मृदा। और ये बुंदेलखंड यानी दक्षिणी पठारी क्षेत्र में ज्यादा पाई जाती है। किस चट्टान से बनी है, ध्यान रखना, दलहन की खेती, तिलहन की खेती फेरस ऑक्साइड की वजह से लाल होती है, ध्यान रखना। और जैसे ही हम इसमें पानी देते हैं ना, तो पानी देने के बाद जब पानी सूख जाता है ना, तो इसका रंग हल्का सा येलो यानी पीला पड़ जाता है, इसलिए इसको येलो सोयल भी बोला जाता है। अगर आपसे बोले कि येलो सोयल भी किसको कहा जाता है, तो इसको येलो सोयल भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहां तक उत्तर प्रदेश की जितनी भी मृदाएं हैं, मैं उत्तर प्रदेश की मृदा के बारे में आपका कंप्लीट करा चुका हूं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की मृदा में कुछ और कुछ नहीं है, डिटेल फुल्ली डिटेल में बता चुका हूं। ये सारी मृदा, ये सारी मृदा, ये सारी मृदा, इतना डिटेल में आपको नहीं मिलता, इतना डिटेल में कहीं नहीं बताया जाता। ठीक है, तो ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश की मृदा आपकी यहां से कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद मैं उत्तर प्रदेश का नया टॉपिक लेके आऊंगा। उत्तर प्रदेश के भूगोल में जैसे आपका उत्तर प्रदेश की नदियां हो गई, उत्तर प्रदेश की जलवायु हो गई, और उत्तर प्रदेश का एक टॉपिक और करा दिया मैंने, जनजाति वाला टॉपिक भी करा दिया। तो जनजाति वगैरह करा दिया। उसके अलावा आपका मृदा कंप्लीट हो गई, और उसके अलावा भाबर वाला जो आपका भौतिक प्रदेश वाला है वो भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। ठीक है, बाय, टाटा।